हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कक्षा 10 चित्रकला के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त रहता है? आपके ऑप्शन है हॉटमैन कागज, चिकना कागज, अखबारी कागज, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हमें जल रंग से चित्रण करना होता है तो इसके लिए थोड़ा मजबूत पेपर की ज़रूरत होती है और ऐसे केस में हम हॉटमैन पेपर का उपयोग करते हैं जो कि जल्दी पानी से ख़राब नहीं होता है। वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? तो जब भी हम किसी वस्तु को बहुत दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो वह हमें छोटी और धुंधली दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ग, छोटी और धुंधली दोनों। दूर से देखने पर कोई भी वस्तु हमें बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और ना ही बहुत बड़ी दिखाई देगी, छोटी और धुंधली दिखाई देगी। क्षय वृद्धि के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर किसी वस्तु को हमें निकट से देखना है तो वह हमें बहुत अच्छी, स्पष्ट, साफ साफ दिखाई देगी। तो पहला ऑप्शन छोटा गलत होगा। वस्तु हमें बड़ी दिखाई देगी, ये ऑप्शन सही है। और बड़ी के बाद धुंधला, अस्पष्ट, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं क्योंकि ना तो धुंधला दिखाई देगी और ना ही अस्पष्ट और ना ही छोटी। तो सही जवाब है निकट से देखने पर वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है और अस्पष्ट दिखाई देगी, अस्पष्ट। आकार के छोटे होने के प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेखीय ह्रास, रेखीय वृद्धि, रेखीय समानता, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन का, रेखीय ह्रास। छोटे होने के प्रभाव को हम रेखीय ह्रास कहते हैं। दूरी के प्रभाव से रंगों का धुंधला एवं शीतल होना क्या कहलाता है? रेखीय क्षय, वातावरणीय क्षय, कोणीय क्षय, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम किसी वस्तु को दूर से देखेंगे तो वो हमें धुंधला दिखाई देगा और ऐसा होता है वायुमंडल के कारण। तो इसका सही जवाब होगा वातावरणीय क्षय के कारण उस वस्तु का रंग हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय छाया एवं प्रकाश का चित्रण करना चाहिए। 4 ऑप्शन हैं, सीधे पेंसिल से, सीधे रंग से, सीधे स्याही से, सीधे स्केच से। अर्थात हमें छाया और प्रकाश को किससे बनाना चाहिए सबसे पहले? तो इसका सही जवाब होगा सीधे रंग से। छाया और प्रकाश को हम डायरेक्ट रंग से बना सकते हैं। प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? आपके ऑप्शन हैं सफ़ेद, पीला, लाल, नीला। जब भी हम सुबह सुबह देखते हैं वातावरण को तो हमें पीला रंग अधिक दिखाई देता है, तो इसका सही जवाब होगा पीला। और इसी की जगह अगर हम शाम को देखें तो शाम को हमें लाल रंग की अधिकता दिखाई देगी, इसे भी याद रखेंगे। सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? आपके ऑप्शन हैं पीला, लाल, नीला, सफ़ेद। तो अभी मैंने बताया था शाम के समय लाल रंग ज़्यादा दिखेगा और सुबह के समय पीला रंग। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते समय प्रातः काल को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंग का उपयोग करना चाहिए? धुंधले रंग, चटकीले रंग, भड़कीले रंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रातः काल का समय कुछ ऐसा होता है जब सूर्य चमक, बहुत अधिक चमक के साथ हमें दिखाई देता है, तो ऐसे में हमें चमकीले या चटकीले रंग का उपयोग करना चाहिए जो बहुत ही डार्क रंग हो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, चटकीले रंगों का उपयोग हम कर सकते हैं। दृश्य चित्रण करते समय सायंकाल को दर्शाने के लिए कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए? चटकीले, धुंधले, भड़कीले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शाम के समय प्रकाश की मात्रा कम होती है जिससे हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसे केस में हमें धुंधले रंग का उपयोग करना चाहिए। शाम को दर्शाने के लिए ऐसे रंगों का चुनाव करें जिनसे धुंधलापन ज़्यादा दिखाई दे।
वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जब हम दूर बहुत दूर देखें तो हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के आकाश कहीं धरती से मिला होगा, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज, जहाँ पर हमें लगता है कि धरती और स्थान या जमीन दोनों मिल रहे हैं। से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सूर्य, आकाश, धरती, चंद्रमा। तो हमारे नेत्र तल से ऊपर का स्थान चंद्रमा कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन घ, चंद्रमा। नेत्र तल से नीचे का स्थान क्या कहलाता है? नेत्र तल से ऊपर का स्थान चंद्रमा कहलाता है और नीचे का स्थान धरती कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा धरती और ऊपर का स्थान चंद्रमा, इसे भी याद रखेंगे। वह बिंदु जहाँ पर सारी वस्तुएं एक जगह सिमट कर हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है नेत्र तल, दृष्टि केंद्र, दृष्टि रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं दृष्टि केंद्र। रेखा पूछा नहीं गया है और तल की बात हो नहीं रही है। हमसे क्वेश्चन किया गया है कि वह बिंदु की बात हो रही है और केंद्र एक बिंदु हो सकता है। तो हमारा सही जवाब होना चाहिए दृष्टि केंद्र। ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है। हमें बताना है कि क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी। मान लेते हैं कि ये हम एक पत्थर है और इस पर ये हम खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर किसी वस्तु को, ये एक वस्तु है जिसे हम देखेंगे, तो ये हमारी आँख वाली रेखा है। अब यहाँ पर क्षैतिज रेखा हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये क्षैतिज रेखा जो है नीचे हमें दिखाई दे रही है। तो अगर ऊंची वस्तु पर खड़े होकर नीचे हम देखेंगे तो क्षैतिज रेखा नीचे की ओर बनेगी। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, नीचे। जब हम जमीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनती है? मान लेते हैं ये ज़मीन है और ज़मीन पर ये हम है और यहाँ से हम एक वस्तु को देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारी आँख वाला रेखा है। हम अपनी आँख से वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा ये बन रही है जो कि हमारे बिल्कुल ऊपर वाली लेवल पर है। तो इसका सही जवाब होगा ऊपर। ज़मीन पर बैठकर निश्चित दूरी तक देखेंगे तो क्षैतिज रेखा ऊपर बनेगी। जब हम ज़मीन पर खड़े होकर निश्चित दूरी तक देखते हैं तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी? मान लेते हैं कि ये ज़मीन है, ज़मीन पर हम खड़े हैं और ये एक वस्तु है मीडियम ऊंचाई की। अब अगर इसे हम देखने की कोशिश करेंगे तो क्षैतिज रेखा बिल्कुल बीचों बीच बनेगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ख, मध्य में। 3 तरह के क्वेश्चन थे, एक में नीचे, एक में ऊपर और इस वाले में मध्य में। अगला प्रश्न है नेत्र तल से ऊपर का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, मध्य भूमि, पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था नेत्र तल से ऊपर का स्थान क्या कहलाता है, तो वहाँ पर हमने चंद्रमा कहा था। अब हमें नेत्र तल से ऊपर जो तल है उसका नाम बताना है। तो ऐसे तल को हम कहते हैं पृष्ठभूमि। नेत्र तल से ऊपर का स्थान चंद्रमा और तल जो है वो पृष्ठभूमि कहलाएगा। अगला प्रश्न है आकाश, बादल, पक्षी आदि बनाए जाते हैं अग्रभूमि में, मध्य भूमि में, पृष्ठभूमि में या इनमें से किसी में नहीं। तो आकाश, बादल, पक्षी ये सब हमारे नेत्र तल से ऊपर रहते हैं और नेत्र तल से ऊपर का भाग होता है पृष्ठभूमि। तो इन सबको हम बनाएंगे पृष्ठभूमि में। पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है नेत्र तल से ऊपर का भाग है पृष्ठभूमि और ये सब आकाश, बादल, पक्षी ये नेत्र तल से ऊपर रहते हैं। तो इन्हें भी हम पृष्ठभूमि में बनाएंगे। तल से नीचे का भाग क्या कहलाता है? अग्रभूमि, पृष्ठभूमि, मध्य भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र तल से नीचे का भाग कहा जाता है अग्रभूमि। ऊपर का भाग पृष्ठभूमि और नीचे का भाग अग्रभूमि। तो इसका सही जवाब होगा अग्रभूमि, ऑप्शन का।
आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे।